Students, and welcome to our channel. Today we are going to start electricity second part. First part we have already uploaded. So far we have studied concept of electric charge, quantization of charge, electric circuit, electric current, formula and definitions, numericals we all studied. And also some symbols, means what is the symbol of resistance, what is the symbol of wire which are joined, which are overlapping. These all are symbols we have studied. Today in second part we will study Ohm's law. Okay, concept of resistance, resistivity and combination of resistors. These four topics we will discuss in this video. So एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं. ओम्स लॉ क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे हमारी पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरी समझ में आएगी. ठीक है, ये बेस है, समझ लो. ये जो लॉ है, दिस लॉ इज द बेस ऑफ होल इलेक्ट्रिसिटी. कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस. अब जैसे इसका रिलेशनशिप निकालेंगे, जो ओम्स लॉ हमें मिला है, इसके रिलेशनशिप में एक रेजिस्टेंस मिलेगा. रेजिस्टेंस क्या होता है? समहाउ उसको बोल सकते हैं हम लोग कि वो एक ऑब्स्टेकल है. देखेंगे क्या होता है. फिर रेजिस्टिविटी, इसी से एक डिराइव्ड फॉर्मूला है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी देखेंगे. और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स है. और फिर उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में, जो हम लोग 10th में समझते हैं कि सर्किट्स, वो सर्किट सॉल्व करना, बनाना, वो सारी चीजें इस टॉपिक में सीखेंगे. चलिए फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या है सबसे पहले समझते हैं. जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक साइंटिस्ट, जर्मन के थे, जर्मन फिजिसिस्ट. इन्होंने इन 1826 को एस्टेब्लिश किया एक रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस एज V, एंड इलेक्ट्रिक करंट दैट इज I. मींस ही हैज एस्टेब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन potential difference V and electric current I, and this relationship is known as Ohm's law. ठीक है. अब स्टेटमेंट क्या है? तो देखो बुक में अलग अलग दिया हुआ है, हम लोग एनसीईआरटी बेस लेके चलते हैं. तो एनसीईआरटी का देखते हैं. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. मींस कह रहा है कि अगर कोई सी कंडक्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है. तो देखते हैं क्या है मैथमेटिकली. V इज प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हम लोग इसको लिखेंगे कि V अपॉन I प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. ठीक है, V अपॉन I प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. इसको इक्वलिटी लगा देते हैं. तो इक्वलिटी लगाने के बाद V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस. दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस. तो V अपॉन I इक्वल टू R. तो V इक्वल टू IR. एक हमें रिलेशनशिप मिला. ठीक है. तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज ओम्स लॉ, तो वी विल से ओनली दिस इज द आंसर. V is directly proportional to I, means potential difference applied across the end of the conductor is directly proportional to the current flowing in that circuit या फिर that conductor. और उसके बाद हमने इसको डिराइव कर दिया. तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू IR. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर जगह यूज होगा. चाहे जैसे 12th में तुम आओगे तो 12th में भी पढ़ना है हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी. स्टार्ट वहीं से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, पोटेंशियल है,
अलग अलग चैप्टर्स हैं, फिर उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जहां भी करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा वहां पे ये बेस रहेगा, ये फॉर्मूला जो होगा वो बेस होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा V इज प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हमें पता है कि इफ वी विल इंक्रीज V with that respect, current also increases. Means if we double the voltage means potential difference, current also gets doubled, ठीक है। वैसे ही if we half the voltage, current also gets half, ठीक है, करंट भी आधी हो जाएगी। तो जिस रिस्पेक्ट में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को, इस वोल्टेज के ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख दे रहे हैं, जिस रिस्पेक्ट में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे उसी रिस्पेक्ट में हमारा करंट भी चेंज हो गया। तो एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल का वीडियो अलग देख लेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सिंपली वी कॉल ओनली रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज, इसका डेफिनेशन है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर by virtue of it opposes the flow of electric current through it is called resistance। अब समझते हैं, डेफिनेशन बहुत आसान है। क्या है डेफिनेशन? कि एक ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की जिससे कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स करंट के फ्लो को वो रोके, ठीक है। तो उस चीज को, जो वो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। दिस इज एक वायर लिया है हमने, ठीक है। मान लेते हैं कि चार्ज इधर से आ रहा है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वही तो मूव करेंगे, वो मूव करना स्टार्ट कर दिया इस साइड, ठीक है। तो इस कंडक्टर के अंदर कुछ ऐसी जगह होंगी जहां से जाके वो वापस आ जाएगा उसी पाथ पे, या फिर इधर चला आएगा, कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो जाएगा। वो जगह जो है, वो जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कैसे ये रेजिस्टेंस होता है, कैसे ये काम करता है, इसको समझते हैं। देखो, हमें पता है, तुम लोगों ने 9th क्लास में, आप सभी ने 9th क्लास में कैथोड रे ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो देखा था। तो उसमें कुछ नहीं था कि न्यूक्लियस होता है, वो क्या करता है, एटम का स्ट्रक्चर वहां पर पढ़ रहे थे। सेम वही समझ लो, यहाँ ये जो मेटल हमने पूरा कंडक्टर लिया है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हैं, और उस एटम का एक न्यूक्लियस होगा, और वो न्यूक्लियस क्या करेगा, जो चार्ज क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को तो वो फ्लो करा नहीं पाएगा, और करा नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा, रोकेगा, और रोकेगा तो मीन्स ये इस कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। और भी चीजें होती हैं, सम इम्प्योरिटीज अगर आ गई यहाँ पे, इम्प्योरिटीज, वो कंडक्टर होगा नहीं, वो भी उस चार्ज को रोकेगा फ्लो होने से। और भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग 12th में सीखेंगे, होल्स का। होल्स वो चीज होती है जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है। सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ दिया, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, और होल एज अ वैक्यूम होता है, वहां से चीजें बाहर, मतलब उससे पार पार नहीं जा सकती है। तो वो सारी चीजें मिला के रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस किससे अफेक्ट होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द
रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर पे कौन कौन से फैक्टर, कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बढ़ाते हैं उसको, घटाते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ को n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सॉरी, ये नहीं होगा, उल्टा लिख दिया। Resistance of a conductor is directly proportional to length. Means as we increase the length of the conductor, resistance of the conductor will also increases. ठीक है, अगर हम लोग लेंथ ऑफ कंडक्टर को छोटा कर देते हैं तो तुम्हारा रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। तो देखो, गुड कंडक्टर के लिए हमारा जो वायर होता है, वायर होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब ये समझो कि हम लोग इतना ज़्यादा वायर क्यों यूज़ करते हैं बहुत जगहों पे। भाई पोल पे लगा हुआ है, ठीक है, एक पोल पे कनेक्शन ले लिया और एक कनेक्शन लेके और इसी पोल से लेके दूसरे वाले के घर में बहुत दूर जो घर है उसको ले लिया। तो इतना लंबा वायर क्यों नहीं ले आते हैं? इसलिए नहीं लाते हैं कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और हमें जो करंट मिलना चाहिए वो बहुत कम मिलेगा, केवल रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस होता है तो देखो, कोई भी चीज अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो उससे एक चीज प्रोड्यूस होगा, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, हीट करेगी चीजें, और हीट करेगी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को सीधे समझना है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स हमें जितना ज़्यादा लेंथ लेंगे उतना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो इससे क्या समझ में है कि जो भी वायर यूज करना है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे तुम चार्जर इस कमरे में लगा दिए, तार बड़ा करके छत पे लेके चले गए चार्ज करने के लिए, नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए वायर को थोड़ा छोटा रखा जाता है। दूसरा है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है? देखो, एक वायर ये ले लिया और दूसरा वायर ये ले लिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये आता है, इसकी मोटाई। ठीक है, तो कहता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस गेट रिड्यूस। ठीक है, अगर हमने एरिया को कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी मोटे वायर में रेजिस्टेंस कम होता है और पतले वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल देख लो, भाई वायर है, कंडक्टर है, हमें तो कंडक्टर से मतलब है ना। तो एसी और एक चार्जर, चार्जर में हम लोग बहुत पतला वायर लगाते हैं, बट एसी में मोटा वायर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहां पे एसी में करंट ज्यादा चाहिए था। ठीक है, जो भी एसी काम करता है वो अराउंड 20 से 25 एम्पियर पे काम करता है। ठीक है, और चार्जर जो होता है 0.5 एम्पियर पे काम करता है। तो यहाँ पे करंट बहुत कम चाहिए, या फिर हम लोग बल्ब ले लें, लगभग वो भी इतने ही पे काम करता है। तो बल्ब में कोई भी वायर लगा देते हैं, बल्ब जलने लगता है। एसी में जरा वो वाला वायर लगा के देखना क्या होगा, क्या हो जाएगा, गल जाएगा वो पूरा वायर। तो वहां पे क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए वायर को मोटा कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर जो हमारे पोल से आ रहा है वायर, पोल से जो वायर आता है उसमें देखो वो काफी मोटा होता है, जिसको केबल कहते हैं हम लोग। ठीक है, वो बहुत मोटा होता है। मोटा होने का रीजन यही है कि उसमें जो वायर लगे हुए हैं उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो बहुत बड़ा होता है, ज्यादा होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस हमारा कम होता है, तो ज्यादा से ज्यादा करंट हमारे घर में आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें कहता है कि सारे प्योर मेटल के, जो भी प्योर मेटल होंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस इन प्योर मेटल। प्योर मेटल का जो कंडक्टर होगा, अगर उसमें टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो
रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा केवल प्योर मेटल में। मेटलॉइड सेमीकंडक्टर में इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। दिखेगा कैसा दिखेगा, ये क्लास 12 में तुम पढ़ोगे। फिर नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल में क्या बोलता है कि ये तो मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना भाई। अगर मटेरियल जो है वो कंडक्टर है तो वो इस तरह काम करेगा, नहीं है तो भाई कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, नॉन कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो जिस टाइप का मटेरियल तुम ले रहे हो उसी मटेरियल पे वो वर्कआउट करेगा कि कैसा होना चाहिए रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर जैसे आयरन ले लिए और सिल्वर ले लिए तो वी नो दैट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सिल्वर का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा और आयरन का होगा। मटेरियल तो कंडक्टर तो दोनों है बट मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम और कॉपर लेते हैं तो कॉपर एल्युमिनियम से अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होगा वो कॉपर का कम होगा और एल्युमिनियम का थोड़ा ज़्यादा होता है उससे। ऑल्दो दोनों यूज़ करते हैं तो कॉपर वायर बेस्ट होता है जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। थोड़ा महंगा भी होता है बट हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसका। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। फैक्टर कौन कौन से हैं कंडक्टर पे। अब इसके बाद हम लोग रेजिस्टिविटी देखो। अब देखो यूनिट इसका देख लेते हैं यहीं पे, यहाँ पे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो हमने एक चीज पढ़ा था V इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहां से R की वैल्यू निकालो, R इक्वल टू V अपॉन आई। V की वैल्यू होती है वोल्ट और I की एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। एंड दिस इज कॉल्ड ओम, डिनोटेड बाय दिस साइन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट हो गई वो ओम हो गई और उसका हम लोगों ने सिंबल ले लिया। अब इसको जरा एक चीज और डिफाइन कर लिया जाए यहाँ पे, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम का डेफिनेशन क्या है? 1 ohm is the resistance. 1 ohm is the resistance of a conductor ठीक है, 1 ohm is the resistance of conductor such that when a potential difference of 1 volt applied to its is applied to its ends a current of 1 ampere is obtained। तो कह रहे हैं कि 1 ओम का रेजिस्टेंस कंडक्टर में वो होगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई करें और हमें करंट उसमें से 1 ओम मिले। तो देखो यहाँ पे 1 ओम 1 वोल्ट लिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस और 1 ओम करंट अगर आ गया तो हम लोग इस रेजिस्टेंस को कहेंगे कि वो 1 ओम है, 1 ओम। ठीक है, इसका स्मॉलर यूनिट 1 माइक्रो ओम लिखते हैं, दैट इज 10 to the power -6 ओम। और फिर लिखते हैं 1 मेगा ओम। ठीक है, मिली ओम, तो ये होता है 10 to the power -3 ओम। मेगा हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी बिगर यूनिट के बारे में लिखें तो 1 किलो ओम इक्वल टू 10 to the power +3, प्लस नहीं लिखते हैं। ठीक है, 3 ओम। और अगर 1 मेगा ओम लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10 to the power 6 ओम। ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी में कहता है, देखो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट किया गया है रिलेशनशिप। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट
रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये हमने लिखा। फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इन दोनों को कंबाइन किया, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यहाँ से L, यहाँ से 1 अपॉन A, L अपॉन A। हमें पता है कि अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हटा के अगर इक्वलिटी लगाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, एंड दिस कांस्टेंट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी, और इसको कहते हैं, पढ़ते हैं आई थिंक रो, देख लेता हूँ एक मिनट। RHO है रो, इसको पढ़ते हैं रो। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आया हमारे पास, रो इक्वल टू RA अपॉन L। ठीक है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन L। और इस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, और एक कह सकते हो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल आते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में यूनिट निकाल लिया जाए। यूनिट तो रेजिस्टेंस ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, तो ओम मीटर इज द एरिया यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या क्या है कि फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टिविटी क्या हो जाएंगे, तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डिपेंडेंट on temperature and nature of the material। बाकी रेजिस्टिविटी लेंथ और उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, अब यहां से एक चीज और देख लो कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर जो होता है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द मटेरियल पे। मींस कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज सेम फॉर a conductor at any place regardless उसका टेम्परेचर सेम हो। ठीक है, टेम्परेचर सेम हो। टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, हमें पता है, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है या फिर पढ़ोगे कि जब भी टेम्परेचर चेंज किया जाता है ना तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो एलिमेंट है वो चेंज हो जाते हैं, तो वो एलिमेंटिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। अगर हमने आयरन की रेजिस्टिविटी हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, सिल्वर लिया फिक्स रहेगी, कॉपर लिया फिक्स रहेगी, जो भी लेंगे उसकी रेजिस्टिविटी हमारी फिक्स होगी। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी के बारे में था, इस पे न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम लोग अभी। फिलहाल थ्योरी, इसके जो भी वीडियो बाय वीडियो, इस वीडियो के जो हमारे नोट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके जो पिछला जो हमारा लेक्चर है, जो वीडियो है, वो आई बटन पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं कि क्या होता है कंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टर्स। ऑल्दो ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता है, तो फिर भी एक ब्रीफ हम लोग देख लेते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टर। ठीक है, कंडक्टर मुझे पता है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल कंडक्टर एंड आई एम नॉट गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर इज द मटेरियल विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, insulator is the material which do not flow the current, means electric charge।
अब रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, ये हमारे लिए एक नई चीज आई है। रजिस्टर्स आर द सब्सटेंस which have comparatively high resistance। देखो रेजिस्टेंस और रजिस्टर, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस इज property of material, but resistor is material, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा प्रॉपर्टी, बट रेजिस्टर जो होगा वो एक मटेरियल होगा, ठीक है। कभी तुम लोगों ने अगर कोई सर्किट बोर्ड खोले होंगे, जैसे रेडियो है या फिर कोई भी वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो कुछ इस टाइप का तुम्हें दिखता होगा, ऐसे वायर निकला होगा, ऐसे लगा होगा, कुछ इसमें कलर अलग अलग होंगे, यही होता है हमारा रेजिस्टर, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस बारे में था, ठीक है। अब रेजिस्टर्स को एज सच हम लोग ऐसे तो नहीं दिखाएंगे, तो जो रेजिस्टेंस का सिंबल है ना, यही हमारा रेजिस्टर और रेजिस्टेंस का सिंबल होगा, ठीक है। अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। एक हमने रेजिस्टिविटी से एक न्यूमेरिकल उठाया है, देखते हैं। कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम at 20 डिग्री सेल्सियस। If the diameter of the cross section of wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास लेंथ दिया है 1 मीटर, आर दिया है 26 ओम, एरिया हमें नहीं दिया है, बट यहाँ पे डायमीटर दिया है 0.3 mm, ठीक है, और हमें रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्यों पड़ता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू होता है RA/L। अब देखो ये तो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, R दिया हुआ है, L दिया हुआ है, A निकालना होगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें इस वायर की, तो हमने बताया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है, ये पूरा जो सर्कल के शेप में आएगा, जैसे यही मान लो ये वायर है, तो इसका ये वाला जो गोल वाला जो पोर्शन है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। अब जब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है और इसका डायमीटर दिया है 0.3 mm, तो सबसे पहले डायमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, 0.3 mm टू मीटर, कितना आ जाएगा, (0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब लेकिन ये था क्या, डायमीटर, रेडियस निकालिए इसका पहले, तो हो जाएगा 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर, तो इसको लिख लेते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो इसका एरिया क्या होगा, इट इज अ सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है πr², तो पाई 1.5 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू तुम चाहे जो रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 22/7 इंटू 1.5
इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻4। ये हमारा एरिया आया। अब आते हैं सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, जो ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो रो इक्वल टू r इज 26 और ये हो जाएगा 22 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन l इंटू यहाँ का जो 7 था यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। जैसे तुम सॉल्व करोगे तो सम वॉट 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर आंसर आ जाएगा। तो तुम कहोगे कि सर ये तो आसान है, बट जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है वो यहाँ आता है। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से करना होगा। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। आज की जो वीडियो है, ठीक है, यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में केवल एक जो वीडियो रहेगा वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा हमारा सर्किट पे। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस है, सर्किट पे होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।